हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, लेकर कुछ नहीं आए हैं, बस आज हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो हमने आप लोगों को टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 1, उसी का डिटेल डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। और हमने आप लोगों को आंसर शीट भेज दिया है, लेकिन कुछ लड़कों का रिक्वेस्ट था कि सर इसको डिटेल बताइए, तो हम सोचे कि सबका एक एक करके इसका डिटेल आप लोगों को सॉल्यूशन दे देते हैं। और मेरे पास जो अभी देख रहे हैं ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में मेरे पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात कि ये जो हमने क्वेश्चंस आप लोगों को जो दिया था, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ये मेडिकल्स है ना, नीट के एग्ज़ाम में या ट्रिपल ई के एग्ज़ाम में या और भी अदर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस है वो सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन था, और वही क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिया था। तो जो भी स्टूडेंट अभी जो भी टेस्ट दिए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे हैं कि टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो जब तक वो टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक फिर जो चैप्टर पर जो पकड़ है वो उनको पता नहीं चल पाएगा कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कितना सीखे हैं। इसलिए सारे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और टेस्ट को दीजिए, तब ना आप लोगों को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ चैप्टर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट का सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम दोनों को एक ही साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक ही साथ सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप कोशिश करेंगे इसको समझने का। क्वेश्चन है कि यदि 0.01 ग्राम यूरिया को, ध्यान दीजिएगा, 0.01 ग्राम यूरिया, 0.01 ग्राम यूरिया को 0.3 डेसीमीटर क्यूब जल में घुलाकर कोई बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की मोललता क्या होगी? मोललता, मोललिटी। सबसे पहले बताइए कि इतना ग्राम यूरिया को घुलाया गया कितना ग्राम जल में? 0.3 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, याद रखना है। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 0.3 लीटर। डेसीमीटर की और लीटर ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मोललता, मोललिटी बताइए, मोललता क्या होगा? तो चलिए, हमको सबको मालूम है मोललिटी यानी कि मोललता इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार। विलायक का भार, यहाँ विलायक के रूप में कौन है? जल है, वाटर है। और आपको मालूम है ना कि जल जो होता है उसका जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml होता है। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब यहाँ दिया हुआ 0.3 लीटर, इसका मतलब हो गया 0.3 kg, है ना। जब 1 ग्राम का मतलब 1 ml, तो 1 लीटर का मतलब 1 kg हो जाएगा। और वैसे कंडीशंस में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सीधे हम लोग, क्योंकि मोललता निकालना है तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले विलेय के रूप में यूरिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोलों की संख्या। देखिए कितना होगा जी, यूरिया का मोल निकल गया। मोल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास, दिया हुआ भार कितना है? 0.01, और यूरिया का अनुभार इसमें दे दिया है कितना? 60। ये मोल निकल गया। विलायक का भार दिया हुआ, देखिए जी, विलायक का मतलब जल का भार, विलायक का भार दिया हुआ कितना? 0.3 लीटर। और हम क्या बोले, ये लीटर का मतलब जल है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 kg, ठीक है। तो यहाँ पे विलायक का भार हो गया, यूरिया का मोल दे दिया, इसलिए हम लोग को निकालना है मोललता। मोललता, मोललिटी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, देखिए, विलेय के मोलों की संख्या 0.01 बाई 60 बटा विलायक का भार। विलायक का भार कितना है? 0.3। इसको सोल्व करेंगे, देखिए मेन लाइन ही है हमारा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, हो जाएगा 0.01 बाई 60 इंटू 1 बाई 0.3। इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 1 बाई, हो जाएगा ये 30 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1800। कैलकुलेशन कीजिएगा, आएगा 1 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -2। और कंप्लीट कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे 100 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -4। डिवाइड कीजिएगा, आएगा 5.55 इंटू 10 टू द पावर -4। ये देख लीजिए, कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा सी, फर्स्ट का आंसर सी हो गया।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट समझ में आ गया सबको, मोललिटी निकालना है, मोललता निकालना है, और हम सबको पता है मोललता निकालने के लिए दो चीज़ मालूम होना चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या और दूसरा विलायक का भार। तो दोनों चीज़ दिया हुआ था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 ग्राम विलेयक, 1 ग्राम विलेय को, है ना, जिसका अनुभार दिया हुआ है 250 ग्राम 250 ग्राम को 51.2 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। 1 ग्राम विलेय को 51.2 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है और एक विलयन बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन का केएफ वैल्यू दिया हुआ है ना, बेंजीन के लिए केएफ का वैल्यू कितना होता है, वो 5.12। अब हम खुद बता देंगे, जहाँ केएफ का वैल्यू दे दिया है इसका मतलब ये क्वेश्चन हिमांक अवनवन से रिलेटेड हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया। तो आपको याद होगा ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, विलेय यानी 1 ग्राम, बी का वैल्यू दिया हुआ कितना 250 ग्राम, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हिमांक अवनमन कितना होगा। आपको मालूम है हिमांक अवनमन के लिए फॉर्मूला दिए थे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है केएफ इंटू ए गुना 1000 बटा बी गुना एम। देखो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन हम दिए थे, जबकि सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ है। केएफ का वैल्यू पुट कर दीजिए 5.12, ए का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1000 बाई बी का वैल्यू है 250 गुना एम। देखिए एम क्या है, विलेय का अनुभार। एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो पूछ रहा है विलेय इतना ग्राम बेंजीन में, एक मिनट यहाँ पे, ये जो है ना ये 51.2 ग्राम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 51.2 इंटू एम का वैल्यू दिया हुआ कितना 250 ग्राम, अनुभार दिया हुआ है विलायक का अनुभार। इसको कैंसिल करेंगे, देखिए इससे ही 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आ गया कितना 10/25 है ना, 5 से फिर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 2/5, यानी कि आंसर आएगा 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेकंड का डी हो गया, सेकंड का डी। सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड की बात करते हैं, जहाँ डाउट होगा फिर से पूछ लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 लिक्विड है ना, 2 को द्रव है ए और बी, एक लिक्विड ए है दूसरा लिक्विड बी है। कह रहा है इसका वाष्प वेपर प्रेशर दिया, इसका वेपर प्रेशर है P1, इसका वेपर प्रेशर है P2 एवं अब ए का मोल प्रभाव, जिसका देखिए मोल फ्रैक्शन x1, इसका मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है। तो चलिए हम मान लेते हैं x2 मान लेते हैं। तो बताओ x2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, x2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस x1, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है 1। किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। यहीं से तो निकाल दिया x2 का वैल्यू, देखो कितना हो गया 1 माइनस x1। तो x2 तो दिया हुआ नहीं है, हमको x1 के फॉर्म में निकालना है। अब चलिए इसका निकालना हमको प्रेशर। तो याद होगा आपको, हमने एक फार्मूला बताया था, है ना, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, याद कीजिए, वेपर प्रेशर, जिसमें हम बता रहे थे 2 लिक्विड सॉल्यूशंस को एक साथ मिक्स करने पर उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया P इक्वल टू, है ना, P1x1, और इसका PB इक्वल टू हो जाएगा P2x2, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर बताइए, तो टोटल प्रेशर लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल प्रेशर जो होगा P इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB। PA का वैल्यू हो गया P1x1 प्लस PB का वैल्यू हो गया P2x2। P1x1 रहने देते हैं, P2 रहने देते हैं, x2 का वैल्यू देखिए, x2 तो है नहीं क्वेश्चन में, तो x2 को हम हटाएंगे, तो बोलिए x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस x1, और कैलकुलेट कर दीजिए P1x1 प्लस P2 माइनस P2x1। अब x1 वाले को एक साथ कर देंगे तो P2 निकल के आ गया इधर, है ना, हो गया P2, और x1 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो दोनों में x1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा बताओ, P1 माइनस, है ना, इसमें क्या बच जाएगा बोलो, P2। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, खुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप। चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझ में आ गया सबको, एक बार देख लीजिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहे यदि 120 ग्राम यूरिया को, है ना, 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में घुलाकर, है ना, जल कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल में घुलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसका घनत्व दिया हुआ है ना, डेंसिटी घनत्व दिया हुआ है जल का कितना, जिसका घनत्व दिया हुआ 1.15 ग्राम। तो कह रहा है क्या कि विलयन की मोलरता यानी कि मोलरिटी ज्ञात कीजिए। मोलरिटी सबसे पहले चीज़ आपको बता दें, जैसी बोला मोलरता निकालना है तो हमको दो चीज़ मालूम होना चाहिए, विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन, वॉल्यूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, दो चीज़ मालूम है। चलिए हम सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या निकाल देते हैं। तो बताओ मोल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दिया हुआ भार बटा अनुभार। मालूम है सबको यूरिया का अनुभार 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम, दिया हुआ भार कितना है 120 और यूरिया का अनुभार होता है 60, डिवाइड करेंगे आ गया के मोल, 2 मोल। तो मोलों की संख्या मालूम हो गया। लेकिन जब मोलों की संख्या मालूम हो गया तो यहाँ तो विलयन का आयतन तो दिया नहीं है, तो विलयन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ जी। फार्मूला एक जानते हैं आप लोग, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया, याद रखिएगा, जल का घनत्व नहीं दिया हुआ, विलयन का घनत्व है, तो 1.15। अब विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो विलयन में देखिए जल है 1000 ग्राम, 120 ग्राम यूरिया हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना विलयन बनेगा। तो 1000 प्लस 120 कितना हो गया 1120 बटा आयतन, तो हम लोग को निकाल ही का है, वॉल्यूम निकालने का है। तो आयतन इक्वल टू फार्मूला हो गया कितना बोलिए, ये चल जाएगा नीचे, यानी कि 1120 बटा 1.15। इतना क्या आया बोलो, ml आया, मिलीलीटर, क्योंकि ग्राम में है इसलिए मिलीलीटर आ गया। हमको तो भाई लीटर में निकालना है, तो हम लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1120 बट ये हो गया 1.15 गुने 1000, 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर में निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 1.12, ये आ गया 1.12/1.15, देख लीजिए इतना लीटर आ गया। तो चलिए हमको आयतन मालूम हो गया, मोल मालूम हो गया, अब हम निकाल देते हैं मोलरता। तो मोलरता इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए 1.12 1.15, तो इसको चल जाएगा ऊपर, ही हो जाएगा 2 × 1.15 1.12, ये हो गया 2.30, ऊपर में हो गया है ना, नीचे हो गया 1.12। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, देखिए 2 से ज़्यादा ही आएगा, 112 तो 224 है ना, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को, नहीं 115, हाँ ठीक है, 1.15 112 हो गया, सॉरी ऐसा कर देते 115 हो जाएगा, तो 115 चल जाएगा ऊपर, 112 हो जाएगा नीचे, 230, 112 दूनी 224 यानी 2.05 आ जाएगा, देख लीजिएगा कितना एम आंसर हो गया। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर कितना, ये 4 का आंसर था। तो 4 का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहता है, 5 में कह रहा है यदि 2 द्रवों को मिलाने से बने विलयन में प्रत्येक अपने क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता है। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझना है, यदि 2 को लिक्विड को अगर एक साथ मिलाते हैं तब जो विलयन बनता है वह अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। मान लीजिए पहले से 100 था, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो हो सकता है 101 पर उबल रहा होगा, बॉयल कर रहा होगा। तो ऐसा क्यों हो गया, इसका मतलब है कि दोनों को मिलाने से क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। और आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है ना, जब याद कीजिए क्वथनांक को 9 पढ़ाए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है किसी सॉल्यूशन का, जब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लिक्विड को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा हो गया, यानी कि बढ़ गया।
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब हम लोग सीधे सोचेंगे उसका वेपर प्रेशर घट गया। और वेपर प्रेशर जब घट गया किसी भी सॉल्यूशन का, है ना, किसी भी सॉल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए तो उससे घट गया है, इसका मतलब है कि यह जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। हाँ, यही अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता तो बोलते पॉजिटिव डेविएशन। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब दो लिक्विड को एक साथ मिलाते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर जितना होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर घटा है, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना घटेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। राउल्ट्स लॉ को याद कीजिए, राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए अगर उससे उसका वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कम हो जाता है तब वह सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसका मतलब है कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। 5 का आंसर हो जाएगा बी। और बी क्यों होगा? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है मतलब वेपर प्रेशर घट रहा है। चलिए, तो 5 का हो गया। 6 नंबर कह रहा है यदि मिथाइल अल्कोहल के जलीय विलयन की मोललता 5.2 है तो उसमें मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। देखिए, मोललता दिया हुआ, 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए। मोललिटी दिया हुआ है जी, मोललता दिया हुआ है कितना? 5.2 m। पहले हमको ये बताइए मोललता का मतलब क्या होता है? मोल पर केजी। मोललता का मतलब हो गया मोल पर केजी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5.2 मोल पर केजी। तो ये बताइए, ये तो हो गया विलय के मोलों की संख्या मालूम हो गया, और ये हो गया विलायक का भार। विलायक का भार, और विलायक के रूप में कौन है? जलीय विलयन है। इसका मतलब सीधे लिख सकते हैं जल का भार दे दिया है। जल का भार दिया हुआ है कितना? 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को अगर मोल के रूप में अगर निकालना चाहेंगे तो लिख देते हैं जल का मोल। जल का मोल बराबर हो जाएगा कितना? 1000 में भाग देंगे 18 से आपको आएगा 55.5। तो चलिए, विलय का मोल इतना, मैंने मिथाइल अल्कोहल का मोल इतना, ये किसका मोल हो गया? CH3OH का। तो विलय के मोलों की संख्या, ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या। तो हम निकाल देते हैं टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो गया? दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल मोल हो गया 5.2 + 55.5, यानी कि हो जाएगा 55, यानी कि 60.7 हो गया, 60.7। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? कह रहा है CH3OH का मोल प्रभाज, है ना। तो हम निकाल देते हैं CH3OH का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो आपको मालूम है ना मोल प्रभाज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? अपना मोल बाई टोटल मोल। तो अपना मोल कितना है इसका हो गया बताओ? 5.2, और टोटल कितना है? 60.7। इसको डिवाइड जब करेंगे ये निकल के आपको आ जाएगा, देख लीजिएगा 0.086, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, 6 देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि यदि 1.5 m मोलरता वाले किसी विलयन के, देखिए मोलरता दिया हुआ 1.5 m मोलरता दिया हुआ है वाले किसी विलयन के 480 ml को 1.2 m मोलरता वाले किसी दूसरी विलयन के 520 ml के साथ मिला दिया। देखिए 2 विलयन है, 2 सॉल्यूशन है। एक का मोलरिटी दिया हुआ है इतना, दूसरे का मोलरिटी दिया हुआ है कितना? 1.2, और ये कितना है? 480 ml। ठीक है, ये कितना है? 520 ml। अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिला दिया जाता है, ये दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाता है। तो बताइए कि अब मिलाने के बाद इसका मोलरता क्या हो जाएगा? अब खुद सोचिए, 1.5 m का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 1.5 मोल पर लीटर, है ना। तो इतना एक, देखिए 1000 ml में 1 लीटर का मतलब कितना हुआ? 1000 ml, यानी कि 1000 ml में 1.5 मोल है, तो 480 ml में कितना होगा? खुद आप बताइए। 1000 में 1.5 तो, है ना, तो 480 में कितना? तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसमें टोटल जो मोलों की संख्या निकल जाएगा, है ना, टोटल मोल दोनों को मिलाते हैं तो टोटल जो मोल हो जाएगा, बताइए कितना होगा? 1000 में 1.5, तो 1.5 बटा 1000 गुने 480,
है ना। ये हो गया इसमें मोलों की संख्या। फिर से बता देते हैं, 1000 में 1.5 तो 480 में कितना, तो 1.5 बटा 1000 गुने 480, ये हो गया पहला में मोलों की संख्या। इसमें इसी तरह से दूसरा में मोलों की संख्या हो जाएगा कितना, 1.2 बटा 1000 गुने 520। इसको कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.48 प्लस, यहाँ भी 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1.2 इंटू 0.52। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद मिश्रण का मूलरता क्या होगा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो देखिएगा आ जाएगा 1.344, है ना, इतना आ जाएगा, देख लीजिए कैलकुलेशन करके। लेकिन हमको तो भाई मूलरता निकालना है, तो मूलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल हो गया 344 बाई बिलियन का आयतन। आयतन कितना होगा दी, देखो 480 या 520 ही, दोनों को मिला दिया तो क्या लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया कि नहीं, देख लीजिए, इसका मतलब 1, ये हो गया 1.344, इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये हो गया पहला बिलियन के मोलों की संख्या, ये हो गया दूसरे बिलियन के मोलों की संख्या, दोनों को मिला दिया हो गया तो ये टोटल मोलों की संख्या, और टोटल आयतन कितना हुआ, दोनों को मिला दिए तो 1 लीटर, तो ये हो गया टोटल मोल, ये हो गया टोटल आयतन, मोल बटा आयतन करके मूलरता निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखना चाहते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा है इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को बस थोड़ा सा हिंट खाली करते चले जाएं, आप लोग इसके बाद बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये तो ऐसे ही है, थ्योरी है, कह रहा समान विलायक के 2 अलग अलग विलयनों में विलेय के मोल समान है। समान विलायक कहने का मतलब इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, लेकिन इसमें हो सकता है नमक है और इसमें हो सकता है चीनी है, लेकिन दोनों मोलों की संख्या समान है ना। समान विलायक में 1 मोल, ऐसा समझिए 1 मोल नमक, 1 मोल चीनी। अब बताइए, जब दोनों में मोलों की संख्या समान है, मतलब कणों की संख्या, पार्टिकल्स दोनों का समान होगा, भले ही नमक है चीनी, उससे मतलब नहीं है। याद होगा हमने पढ़ाया था आप लोगों को अनुसंग गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा गुण होता है किसी विलयन का जो विलयन के कणों की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर से उसको मतलब नहीं होता है। तो यहाँ भी पानी में 1 मोल नमक डाल रहे हैं, यहाँ भी पानी में 1 मोल चीनी डाल रहे हैं, तो मोल तो दोनों का बराबर है, इसलिए जितना इसका क्वथनांक बढ़ेगा उतना इसका भी क्वथनांक बढ़ेगा। पानी यहाँ भी, ये भी पानी, तो जितना पानी का क्वथनांक यहाँ बढ़ेगा उतना ही पानी का क्वथनांक यहाँ बढ़ेगा। जितना हिमांक किसका घटेगा उतना हिमांक किसका घटेगा। इसका मतलब दोनों का क्वथनांक और हिमांक दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर सी हो जाएगा। 8 का आंसर सी, याद रखना है, दोनों का हिमांक और क्वथनांक बराबर मात्रा में बढ़ेगा, बराबर मात्रा में घटेगा। चलिए ये 9 नंबर बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एसीटोन और इथेनॉल का विलयन क्या दर्शाता है, धनात्मक विचलन मतलब पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन की आइडियल सॉल्यूशन। हम आपको बता दें एसीटोन है, एसीटोन और एक है इथेनॉल। देखिए आपको मालूम है इथेनॉल जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने आप में बनाता है, ऐसा नहीं कि इसके साथ बनाता है। इथेनॉल अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ही, जैसे बहुत सारे इथेनॉल का मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंधन के साथ जुड़ा रहता है। मतलब ये सारा का सारा इसका जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो सब अपने आप में बिजी रहता है, इसके साथ उतना उसका लगाव ही नहीं हो पाता है। तो ये अपने आप में बिजी है और ये अपने आप में बिजी है। इसका मतलब ही दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल जो लगेगा वो कमज़ोर हो जाएगा। और आपको बताया था कि जब दोनों के बीच में विलेय और विलायक जब दोनों को मिलाएं और दोनों के बीच आकर्षण बल अगर कमज़ोर हो तो जितना वाष्प दाब होना चाहिए, है ना, दोनों को जितना वाष्प दाब होना चाहिए उससे ज़्यादा वाष्प दाब हो जाएगा, है ना। ये भी थोड़ा सा बिजी है, ये भी अपने आप में बिजी है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो लगा नहीं, तो ये आराम से जा सकता है बाहर, ये भी आराम से बाहर जा सकता है, यानी कि जितना वाष्प दाब होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। 9 का आंसर याद रखना है, कौन हो जाएगा, ए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि दोनों में कोई लगाव नहीं था। अगर ये दोनों के बीच लगाव हो जाता तो फिर ऋणात्मक विचलन हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 0.25 m मतलब मोलरता वाले
NaOH के विलयन में प्रति डेसीमीटर क्यूब, प्रति डेसीमीटर क्यूब का पहले मतलब बताइए। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, यानी कि प्रति लीटर पूछ रहा है सीधे सीधे। प्रति लीटर में उपस्थित NaOH का द्रव्यमान बताइए। तो यहाँ पे ये समझते हैं इस लाइन का जो मीनिंग जो लिखा हुआ है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में इतना मोल। इतना मोल का मतलब क्या हो गया 0.25, इतना मोल। हम जानते हैं कि NaOH के 1 मोल का अनुभार कितना होता है, NaOH का अनुभार होता है, देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आएगा 40 ग्राम। 1 मोल का वजन है 40 ग्राम, तो इतना मोल का वजन कितना हो गया बताओ, इसमें 40 से गुना कर देंगे। तो 40 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुने 40, यानी कि 10, यानी कि 10 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो 10 नंबर का आंसर हो गया ए। आइए अभी 11 नंबर है ना। अब इधर थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही दिया हो, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तनु विलयन का सांद्रण होता है, उच्च होता है कि बहुत उच्च होता है कि बराबर होता है कि कम होता है, खुद बताइए। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का कहने का मतलब ही होता है कि जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा हो और विलेय की मात्रा कम हो, पतला एकदम, गाढ़ा नहीं पतला। तो तनु विलयन, खुद बताइए तनु विलयन का मतलब क्या है, उसमें पानी ज़्यादा है और विलेय की मात्रा कम, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है। तो जब सॉल्यूट की मात्रा कम है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, सांद्रण कम होगा। 12 नंबर है, यदि 40 ग्राम यूरिया को 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन की मोल रहता। देखिए 40 ग्राम यूरिया को 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में मिलाया गया तो इसका मोल रहता बताइए। तो पहले ही बताइए मोल रहता इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मोल रहता इक्वल टू फॉर्मूला था विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो विलेय के रूप में कौन है ये मोल बराबर फार्मूला दिया हुआ भार बटा, बताओ जी यूरिया का अनुभार कितना होता है 60 बटा, ये कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 500 ml, बताया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, कोची में होना चाहिए लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए देखिए 1000 से डिवाइड कर दिए, हो गया 40 बटा 60 गुने 1000/500। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 तिया 6, यानी कि 4/3 आंसर आ गया 1.33। तो इसका आंसर हो गया 1.33। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो 12 का आंसर हो गया है ना सी, 12 का आंसर सी हो गया, 12 का सी। 13 नंबर है हवा में नाइट्रोजन गैस किस तरह व्यवहार करता है, खुद बताएंगे। हवा में जो नाइट्रोजन गैस वो किस प्रकार व्यवहार करेगा, विलेय का कि विलायक का। सबको मालूम है हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सारे गैसों से ज़्यादा होती है, और आपको पढ़ाया गया है सॉल्यूशन में कि जिस पदार्थ की मात्रा दूसरे के कंपेरिजन में अगर ज़्यादा हो तो उसको हम लोग विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब हवा में नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, विलायक। 14 नंबर शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, अभी जस्ट बताए हैं शुद्ध जल की मोलरता। बताओ जी शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर ml, और मोलरता हम लोग ml में निकालते हैं कि लीटर में। लीटर में जब ml को लीटर में बदलिएगा तो इधर भी ग्राम से 1000 हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर। इसी चीज़ को ऐसे लिख दिए क्योंकि यहाँ मिलीलीटर को लीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना करना ही पड़ेगा। जब इधर 1000 से गुना किया जाता है इधरों करना पड़ेगा आपको ऊपर भी। इसका मतलब 1000 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में जितना विलेय के मोलों की संख्या आएगा उसी को बोलते हैं मोलरता। तो यहाँ तो मोल नहीं तो वजन दे दिया ना, तो मोल कितना होगा बताओ 1000 बटा जल का मोल बराबर फार्मूला क्या होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। जल का अनुभार कितना होता है 18 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 55.5, यानी शुद्ध जल का अनुभार कितना, शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है 55.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे बनाएंगे फिर से एक बार सुन लीजिए। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर ml में नहीं निकालना, हमको निकालना पर लीटर में। तो जैसे यहाँ पर लीटर करेंगे तो 1000 हो जाएगा इधर, और जी यहाँ 1000 क्या निकल गया वजन, लेकिन यहाँ वजन नहीं हमको मोल चाहिए। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे दिया हुआ भार बटा अनुभार, 55.5 आ गया। तो 14 का आंसर हो गया ए। 15 है 3m सांद्रता वाले, 3m पहले बताइए
3m का मतलब हो क्या, 3m का मतलब क्या होता है, 3 मोल पर लीटर। कितना मोल, 3 मोल पर लीटर। सांद्रता वाले 3 लीटर बिलियन में NaCl के मोलों की संख्या बताओ। 1 लीटर में 3 मोल है तो 3 लीटर में कितना होगा, 3 × 3 कितना मोल हो गया, 9 मोल। ये तो एकदम बिल्कुल ईजी है। तो 15 का आंसर हो गया C, 9 मोल। 16 नंबर क्वेश्चन है 0.02m है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है 0.02m सांद्रता वाले 4 लीटर बिलियन है। पहले बताओ 0.02m का मतलब समझते हैं। 0.02m का मतलब हो गया 0.02 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना मोल, और है मेरे पास के लीटर, 4 लीटर। तो बताओ जब 1 लीटर में इतना मोल तो 4 लीटर में कितना होगा, 0.02 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 0.08, ये हो गया 4 लीटर में। लेकिन अब कुछ ही कहता है कि उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब बताइए इसका मोल रता कितना होगा। तो ये तो 4 लीटर पहले था, मोल में तो देखिए पानी जब मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, मोल में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो मोल तो उतना ही रह गया 0.08, लेकिन पानी पहले 4 लीटर था, अब के लीटर हो गया 5 लीटर। 5 से डिवाइड करेंगे 16×85 यानी 0.016 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया 0.016। देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है कितना, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16। चलिए ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। चलिए हम आपको बता दें किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। क्वथनांक ज़्यादा होने के लिए कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या कम होना चाहिए, क्योंकि विलेय का कण जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, है ना। देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया है NaOH, है ना, दूसरा है Na2SO4, और तीसरा है NH4NO3, चौथा है KNO3। इसको बढ़िया से समझेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। क्वथनांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। हम आपको बता दें कि जैसे हम लोग किसी सॉल्यूशन में NaOH को डालेंगे तो ये टूट जाएगा Na+OH-। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, मतलब ये 2 कण देगा। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2Na पे प्लस SO4 पे माइनस माइनस, कितना, 2 गो धनायन 1 ऋणायन, इसमें 3 गो होगी, इसमें 2 पार्टिकल्स, इसमें 3 पार्टिकल, 3 कण। इसमें भी तोड़ेंगे तो 2 ही कण टूटेगा, NH4NO3 2 ही कण टूटेगा। इसको भी तोड़ेंगे तो 2 ही, तो ये भी 2, ये भी 2, लेकिन इसमें कणों की संख्या कितनी आ रही है, 3। तो जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा आएगी, है ना, जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा आएगी वह उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, है ना। याद होगा आपको, आपको बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपनमन में, कि जब किसी पदार्थ में जितना ज़्यादा कण हम लोग डालते जाते हैं उसका वेपर प्रेशर उतना डाउन होते चल जाता है, वाष्प दाब उतना घटता जाता है, और वाष्प दाब जितना कम होता जाएगा ना उसका क्वथनांक उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। सीधा सीधा बात है। जैसे याद होगा हमने बताया था दूध में जितना ज़्यादा, जैसे दूध खौल रहा है, थोड़ा सा चीनी डालेंगे ना तो वो जो है ना कम ही टेम्परेचर पे खोलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में चीनी डाल देंगे और उसको खौलाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि आपने चीनी ज़्यादा डाल दिया तो वेपर प्रेशर तो लो हो गया है, और आप चाहते हैं कि नहीं उसको हम खौलाएं तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए याद रखना इस बात को कि जिसका वेपर प्रेशर जितना डाउन हो गया उसका क्वथनांक उतना ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा डाउन किस में होगा, जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है इस पर एकदम ध्यान देके बनाना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, तो ये भाई ये भी पानी में जाकर 2 ही कण दे रहा है, ये भी 2 कण दे रहा है, ये भी 2 कण दे रहा है, लेकिन ये 3 कण 3 पार्टिकल दे रहा है। तो 3 पार्टिकल जब जाएगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर को ज़्यादा डाउन कर देगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा डाउन होगा मतलब उसका क्वथनांक ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 17 का B हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप से रिलेटेड है, कह रहे 1m मोललता वाले जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य क्या होगा। 1m मोललता, अभी जस्ट बताएं 1m का मतलब होता है 1 मोल पर kg, 1 मोल पर kg, मतलब ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ये हो गया विलायक का भार। तो विलायक के रूप में कौन है, जल है, तो जल का भार हो गया कितना 1 kg, 1 kg का मतलब हो गया कितना 1000 ग्राम। ऐसा कर दें जल का मोल निकाल दें, जल का मोल कितना हो गया बताओ जी। मोल बराबर फार्मूला होता है दिया हुआ भार बटा
अनुभार, जल का अनुभार 18, यह आ जाएगा 55.5। तो चलिए विलेय का मोल मालूम हो गया, विलायक का मोल मालूम हो गया, तो टोटल मोल कितना हो गया भाई विलयन का? तो 1 था विलेय का, अब 55.5 था विलायक का, दोनों मिला के हो गया 56.5। ये हो गया टोटल विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन हमको पूछ रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज चाहिए, विलेय का मोल प्रभाज चाहिए। तो मोल प्रभाज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पढ़ाया है ना, बताइए क्या होता है? विलेय प्रभाज, विलेय मोल प्रभाज का मतलब होता है अपना मोल बटा टोटल मोल। तो विलेय का अपना मोल कितना था बताओ? 1। ये हो गया 1 बटा टोटल कितना आया निकल के 56.5। डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को शायद 0.01 आ जाता है, 0.01 देख लेंगे कैलकुलेशन के। 18 का आंसर हो गया बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा किसका हिमांक, अभी क्वथनांक पूछ रहा था, अब पूछ रहा है किसका हिमांक सबसे अधिक होगा। तो अगर क्वेश्चन रहता जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है NaCl, एक है ग्लूकोज, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर रहे हैं, आप मिटा देते हैं आपको। दो क्वेश्चन बच गया 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि किसका हिमांक सबसे अधिक होगा। एक है ग्लूकोज, किसका हिमांक सबसे अधिक होगा? तो एक ग्लूकोज है, एक NaCl है, एक CaCl2 है और एक AlF3 है। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना। क्या पूछा? कह रहा किसका हिमांक सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मतलब अगर इसकी बात करें तो बताओ इसमें कणों की संख्या पानी में जाकर टूट जाएगा कैसे? Al पर प्लस 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 और 3F पर माइनस। देख लीजिए एगो धनायन 3 गो ऋणायन, बताओ इसमें कणों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें कणों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 3। एगो धनायन 2 गो ऋणायन। इसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एगो प्लस एगो माइनस। लेकिन ग्लूकोज तो आयन में टूटता नहीं, इसमें कणों की संख्या 0। 0 कहने का मतलब जो भी इसमें कण हम डालेंगे एक ही रहेगा, आयन में नहीं टूटेगा। तो क्या देख रहे हैं, इसमें कणों की संख्या 4 है। अगर इस पदार्थ को हम पानी में डालते हैं तो इसमें कणों की संख्या 4 है, इसलिए इसके वेपर प्रेशर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, और वेपर प्रेशर जितना डाउन होगा उसका हिमांक का अवनमन उतना कम हो जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है लेकिन हिमांक घट जाता है। तो इसका हिमांक सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा इसका हिमांक होगा, उससे ज़्यादा इसका हिमांक होगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हिमांक होगा क्योंकि इसमें पार्टिकल टूटा ही नहीं, जैसे था वैसे रह गया। तो हिमांक है ना कमा नहीं इसका। और आपको बताया गया है कि जब तक वेपर प्रेशर नहीं घटेगा तब तक हिमांक में कोई कमी नहीं होता है, तो इसका हिमांक वही का वही रह जाएगा। इसलिए इस बात को समझिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देख रहा था कि इस पर क्वेश्चन पूछा था, तो फिर से एक बार बता दें, इसमें कणों की संख्या 4 है। अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो 4 कण जाके टूटता और 4 कण वेपर प्रेशर को डाउन कर देता, ज़्यादा डाउन कर देता। और वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा डाउन हो जाता है, वाष्प दाब जितना ज़्यादा कम हो जाता है, उसका हिमांक का अवनमन उतना कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पूछा हिमांक अवनमन कम नहीं होना चाहिए, हिमांक ज़्यादा होना चाहिए। इसका तो हिमांक सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा तो इसका हिमांक होगा क्योंकि इसमें कणों की संख्या मात्र 3 है। उससे ज़्यादा तो इसका हिमांक होगा और इसका सबसे ज़्यादा हिमांक होगा। इसमें ज़्यादा परिवर्तन आएगा ही नहीं, जितना था उतना ही रह जाएगा, है ना। जितना था उतना ही कहने का मतलब है कि ज़्यादा की कमी नहीं होगी इसमें, लेकिन सीधे चौगुना से कम होते चल जाएगा। वाष्प दाब घटना मतलब हिमांक भी घटना, वाष्प दाब घटना मतलब क्वथनांक का बढ़ना। तो दोनों दो बात है, क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है। तो वाष्प दाब जितना घटेगा हिमांक घट जाएगा, लेकिन यह घटना नहीं पूछ रहा ज़्यादा किसका होगा, ज़्यादा इसका होगा। 19 का आंसर ही हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन अनुशंक गुणधर्म नहीं, मतलब कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो होता है। पहला परासरण दाब, परासरण दाब कहने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन कहने का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, वाष्प दाब का अवनमन कहीं नहीं, खाली वाष्प दाब है। तो याद रखना वाष्प दाब कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वाष्प दाब का घटना अगर बोल देता, वाष्प दाब का अवनमन बोल देता, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलता तब होता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। इसका मतलब वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है।
वाष्प दाब जो होता है वो अनुषंग गुणधर्म नहीं होता है। तो 20 का 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, वेपर प्रेशर। क्योंकि हम बताए शुरू में बता दें ये 4 गो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब का अवनमन। ये चारों में से अगर दिया हुआ कोई तो समझिए वो अनुषंग गुणधर्म है, अदरवाइज कोई अनुषंग गुणधर्म नहीं होता है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। थोड़ा हमने स्पीड में बताया है इसलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट इसको सोल्व कर लिया था, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई डाउट था तो हमने सोचा कि भाई इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसको पूरे को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे सबका सोल्यूशन हम इसी तरीके से देते जाएंगे, ताकि आपको टेस्ट के बाद जो क्वेश्चंस है उसमें कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। चलिए इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।